पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं, उन्हें इस विषय का पता ही नहीं रहता है। मेंबर ऑफ पार्टी सर, एक्स मेंबर ना, बट मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये तो वही जाने, या कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम है, भाई ये लोग क्या बोलते हैं ये यही समझते हैं, क्योंकि जो बातें वो करते हैं उसमें अगर आप सिर पैर ढूंढने निकलिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। भाई दुनिया में जिस वक्त मुश्किल हालात है, टैरिफ वॉर चल रहा है, नए नए युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, उस वक्त दुनिया भारत से डील करके अगर खुद को बचा रही, दुनिया बचा रही है। अगर भारत की मदर ऑफ ऑल डील देखकर ट्रंप की टीम हिल जा रही है और ट्रंप के साथ, भारत के साथ जो है ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो फादर ऑफ ऑल डील कर रहे हैं, तो इससे भारत की ताकत ना दिखती है बॉस। राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखता, इसमें सरेंडर दिख रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को राहुल गांधी ने सरेंडर बता दिया, यहां तक कह दिया कि देश को बेच दिया। लोकसभा में आज क्या राहुल गांधी बोले, एक बार सुनिए, उनकी कहानी सुनिए। आप माथा तो पीट ही लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको फैक्ट और सच्चाई बताऊंगा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोलूं? I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will not. I'm not saying Epstein. राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चोक कर दिया गया है, और चोक कीजिए तो आंख में दिख जाता कि डर है। अरे चोक ऐसे आगे से चोक किया जाता है कि पीछे से घुमा के चोक किया जाता है, और जब किसी का मुंह उधर होता तो आंख दिखता है। इतना तो कम से कम सोच लीजिए। इनके हिसाब से आगे से चोक कर दिए, गले मिल रहे थे। कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल, राहुल गांधी ने देश को बेच देने की बात कर दी। एप्स्टीन फाइल उठा कर ले आए, कल तक नरवणे की किताब घुमा रहे थे, अब एप्स्टीन फाइल लाए। अनिल अंबानी की बात लेकर आ गए, हरदीप पुरी की बात करने लगे। लेकिन ये सब बातें करके राहुल गांधी खुद फंस गए। कैसे, अभी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की सरेंडर वाली थ्योरी में कितने छेद हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी ने और क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। स्पीकर सर, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी,
जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, I अंबानी know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप ये introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, हरदीप पुरी है, या सर। रानी हो। हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member of अपनी parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। अब आप सोचिए, राहुल गांधी आज लोकसभा में यह थ्योरी लेकर आए कि सामान्य हालत में पीएम मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुकते। क्यों भाई, आप तो इतने साल से यही माहौल बना रहे हैं कि मोदी डरपोक हैं, तो सामान्य हालत में क्यों नहीं झुकते? क्योंकि इनके नैरेटिव को वो सूट नहीं करता। इनको यह बताना है कि कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी झुक गए, तो आज अपने से कहने लगे कि मोदी नहीं झुकने वालों में से। कह रहे हैं कि देश के हितों पर को दांव पर मोदी ऐसे नहीं लगाते। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। राहुल गांधी की थ्योरी के मुताबिक क्योंकि अमेरिका में अडानी का केस चल रहा है, उसमें सम्मन आया है, इसलिए मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम है, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में अडानी पर जिस केस की बात कर रहे हैं, वो केस तो साल 2024 से चल रहा है। अगर अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, तो फिर तो यह ट्रेड डील महीनों पहले हो जानी चाहिए थी। वो केस तो 2024 से चल रहा है। नरेंद्र मोदी मुहूर्त देख के सरेंडर करने बैठे थे इनके हिसाब से कि अभी मुहूर्त नहीं आया सर, खरमास खत्म हो जाएगा 14 जनवरी के बाद, उसके बाद सरेंडर करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अडानी की वजह से कर रहे हैं तो केस तो बहुत पहले से चल रहा है, तो डील पर इतनी लंबी बातचीत कौन बात की चली? और आप याद कीजिए कि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गौतम अडानी पर सवाल किया गया था। तो पीएम मोदी ने कहा था कि दो देशों के नेता निजी मामलों पर बात नहीं करते, ऐसी बातों पर। अगर बात गौतम अडानी के केस की है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर तो ट्रंप को भारत पर 50% टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सिंपल लॉजिक है ना भाई, कि अगर भाई सब कर रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से अडानी के लिए, तो ट्रंप को 50% टैरिफ क्यों लगाना पड़ा? वो पहले ही कुछ ऐसा करते कि भाई नरेंद्र मोदी अडानी के लिए कर देते। फिर तो ट्रंप को सीधे अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी से जो चाहते थे वो करवा लेना चाहिए था। ट्रंप को तो 50% टैरिफ लगाना पड़ा, उसके बावजूद भारत नहीं झुका। तभी तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था ना भाई। पर राहुल गांधी को बोलना तो बोल दिए। लॉजिक और राहुल गांधी की बातें, एक दक्षिणी ध्रुव पे बैठता है, एक उत्तरी ध्रुव पे बैठता है, मिलन हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जिस बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम आया है, उनके ऊपर तो भारत में ऑलरेडी ईडी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। तो एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आने का मोदी सरकार क्यों लोड लेगी बॉस? तीसरी बात, जहां तक एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र है, तो उस पर आज हरदीप पुरी ने खुद राहुल गांधी को जवाब दिया है, जो आपको आगे बताऊंगा। और यह भी समझिए कि एप्स्टीन फाइल भी आज से नहीं खुल रही है, 6 महीने से यह सब चल रहा है। तो अगर एप्स्टीन फाइल का ही कोई डर होता तो यह डील तो 6 महीने पहले हो जाती। कुल मिलाकर राहुल गांधी की थ्योरी में कोई लॉजिकल दम नहीं दिखता। अडानी का केस 2024 से चल रहा है, एप्स्टीन फाइल 6 महीने से चल रही है, अनिल अंबानी पर यहां केस पे केस चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। तो अडानी अंबानी का मामला कैसे हो सकता है? एप्स्टीन फाइल का मामला होता तो पहले हो गई होती डील। एप्स्टीन फाइल को लेकर ही पीएम मोदी घबरा कर ट्रंप से डील कर रहे होते, तो फिर तो भारत अमेरिका के लिए सारे रास्ते खोल देता ना भाई। कैसे बंद कर दिया सारा रास्ता? कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को रात में डील में चेंज करना पड़ा है, चोरी छुपे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, अभी आपको बताऊंगा। यह सरेंडर करने की निशानी होती है। राहुल गांधी को लगता नहीं कि अपने देश को सरेंडर करने वाला बता रहे हैं, वो भी बिना फैक्ट के। राहुल गांधी अनिल अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। और आप याद रखिए कि अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 17-18 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, होना है। आप यह भी देखिए कि इस 40,000 करोड़ के केस में ईडी अनिल अंबानी की कितनी संपत्ति जब्त कर चुकी है। आप देखिए, अनिल अंबानी का नाम ले रहे हैं ना कि अनिल अंबानी के लिए यह डील कर ली, नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। नवंबर 2025 जो अनिल अंबानी है,
अनिल अंबानी, इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, 7,500 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। तो अगर नरेंद्र मोदी को इतनी दोस्ती है अनिल अंबानी से कि उनके लिए यूएस से डील कर लिए, तो 7,500 करोड़ की संपत्ति काहे ईडी जब्त कर ली बॉस? यह नवंबर 2025 में हुआ है, उसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं है। आप देखिए फिर 28 जनवरी 2026 को 28 जनवरी 2026 को फिर 1885 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। तो कौन बात का अनिल अंबानी से दोस्ती निभा रहे हैं जब यहां ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई? राहुल गांधी बोलते हुए ये सब नहीं जानते, उनकी टीम बताती नहीं है कि सर आप अनिल अंबानी का नाम लीजिएगा तो वो तो पब्लिक पूछेगी कि 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर लिए मोदी, कौन बात की दोस्ती? लेकिन बोलना है तो बोल दिए। आप ये भी देखिए कि जिस वक्त पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से डील की है, उससे पहले पीएम मोदी ने 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की। इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। इस डील के तहत 3,25,000 करोड़ में 114 राफेल जेट खरीदे जाने वाले हैं, जबकि अमेरिका का सबसे ज्यादा जोर इसी पर रहता है कि दुनिया उसके हथियार खरीदे। ट्रंप तो कई बार यह कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि भारत उससे हथियार खरीदे। अगर पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज होते, अगर पीएम मोदी जो है वो अमेरिका के किसी दबाव में होते, तो राफेल खरीद रहे होते, फ्रांस से डील कर रहे होते। ट्रंप ने क्या कहा कि नहीं एक काम कीजिए, राफेल उधर से खरीद लो, हम इधर जो है इधर नस दबाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ करने का फैसला किया हुआ है, अमेरिका के साथ तो नहीं। वहां क्यों नहीं सरेंडर करा पाए ट्रंप? इधर करा लिए, वहां नहीं कराए, चुप बोल दे, अच्छा इधर अभी करते हैं बाद में उधर करेंगे। कोई सिर पैर है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसका? कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? आप एलओपी हो बॉस। देश की संसद का मजाक बना के छोड़ दिया कि कुछ भी बोल के आप चले जाते हैं और इनका इकोसिस्टम लग जाता कि अरे बाप रे राहुल जी आज गजब बोल दिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश को बेचने का गंभीर आरोप लगाया तो सदन में हंगामा भी हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया, कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस देश को बेच दे। सुनिए अंदर क्या हुआ संसद में आज। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। संसद में आज राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर खूब टशन में थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने ऐसा भाषण दे दिया कि धरती हिल जाएगी, सियासी भूकंप आ जाएगा। लेकिन आज संसद में ही राहुल गांधी को लेने के देने पड़ गए। भाषण के दौरान राहुल गांधी स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल से उलझ गए। राहुल गांधी जगदंबिका पाल को पुराना कांग्रेसी बताने लगे कि आप तो हमारी टीम में थे। इस पर जगदंबिका पाल ने कह दिया कि अगर उनकी बात सुनी होती तो आज विपक्ष में न बैठे होते राहुल गांधी। सुनिए क्या हुआ वहां पर। Speaker sir, you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Didi. Shailja is also for Speaker sir, and you know this we is have absolutely- you have fondness for you. Speaker, you are an Speaker ex-member of has our party, made it. Absolutely. so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. एक संसदीय गरिमा होती है, वो कहां है? कभी किसी को गद्दार बोल देते हैं, कभी स्पीकर पे की चेयर पे जो व्यक्ति बैठा है
उस पर अलग अलग दल के लोग बैठते हैं कभी कभी, उसको कह रहे हैं कि आप तो एक्स कांग्रेसी थे, तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरी बात सुने होते तो आज अपोजिशन में ना बैठे होते। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्हें लगा कि कुछ भी बोलकर निकल लेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी उनको घेर लिया। कहां तो राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस लाए थे और कहां वो खुद विशेषाधिकार हनन के मामले में फंस गए। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर जो आरोप लगाए, उसे लेकर सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी आधारहीन आरोप लगाकर बच नहीं सकते, उन्हें अपने आरोपों को हाउस में ऑथेंटिकेट करना होगा। सुनिए। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business. मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है जो हुआ है। अब ये भी देखिए कि प्रिविलेज मोशन में क्या होता है। अगर स्पीकर प्रिविलेज मोशन को मंजूर कर लेते हैं तो इसके बाद इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अगर प्रिविलेज कमेटी किसी सांसद को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाती है तो सदस्य को इसके लिए चेतावनी दी जा सकती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और माफी मांगने के लिए भी कहा जा सकता है। सदस्यता भी जा सकती है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए। कल तक एमएम नरवणे की किताब लहरा रहे थे, लेकिन जब किताब को लेकर और प्रशासक ने राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा दी तो राहुल गांधी का अब किताब का नाम नहीं ले रहे। इसी तरह अब राहुल गांधी विशेषाधिकार हनन के मामले में फंस सकते हैं और शायद इसलिए आज संसद के बाहर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की दिखी कि संसद के बाहर जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे थे तो राहुल गांधी अचानक बीच में कूद गए। मैं कह ना रहा हूं बॉस, संसदीय परंपरा के चिथड़े उड़ चुके हैं जब से राहुल गांधी एलओपी बने। राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर उनको रोकने लगे, कहने लगे कि आइए मीडिया से साथ में बात करते। कौन बात कर साथ में बात करेंगे बॉस, वो आपसे। ड्रामा चल रहा है संसद के अंदर। मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी को इग्नोर किया, वहां से चल दिए। यही काम बचा है। अपना बोलो ना भाई, आपको जो बोलना है। देखिए क्या हुआ है। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. डाटा चोरी को लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। आज लोकसभा में राहुल गांधी का पीएम न बनने का दर्द भी सामने आ गया। राहुल गांधी 11 साल से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के सामने उनकी दाल तो गलती नहीं, और जैसी पॉलिटिक्स करते हैं पब्लिक को पसंद आता नहीं। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कह दिया कि अगर उनकी इंडी गठबंधन की सरकार होती तो वो किस तरह से ट्रंप से डील करते। सुनिए राहुल गांधी को। फिर आपको याद दिलाता हूं कि कांग्रेस के जमाने में डील होती कैसे। If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. एक पुरानी फिल्म में डायलॉग था
कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। राहुल गांधी भी उसी से प्रभावित है। ये अपनी तन्हाई में शायद यही बात करते कि मैं पीएम होता तो ऐसा करता, मैं पीएम होता तो वैसा करता। पर आप जो करते वो पब्लिक नहीं चाहती है कि आप करें, इसलिए आप पीएम नहीं हैं। ये सिंपल सी बात नहीं समझ रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार को डील करना नहीं आता। पीएम मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं है कि जब सरकार थी आपकी पार्टी की तब मैं ऐसा होता तो कैसा करता वाला बात। आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस गठबंधन यूपीए की सरकार थी तो अमेरिका के सामने किस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर किया था। साल 2006 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। अमेरिका के साथ इस संधि के दौरान भारत ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपनी सैन्य और नागरिक गतिविधियों को अलग रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने अपने संपूर्ण नागरिक कार्यक्रम को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए पेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी भारत ने एक तरह से अमेरिका के सामने पूरी दुनिया को कह दिया था कि आओ हमारा परमाणु कार्यक्रम देख लो, इंस्पेक्शन कर लो। यह सरेंडर नहीं था। अमेरिका से पिंकी प्रॉमिस खेल रहे थे कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आओ तुम्हारा जब मन करे तुम देख लो। यह सरेंडर करना नहीं होता है। भारत अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे चलाएगा यह अमेरिका तय करेगा। आज बीजेपी ने कांग्रेस की पुरानी डील्स की फाइल खोल दी। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर मैं आपको कांग्रेस के जमाने की पुरानी डील्स तो बताऊंगा ही, साथ ही आज के नए भारत के सामने कैसे अमेरिका की ट्रेड डील भारत से जो हुई उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, आपको वो भी दिखाऊंगा। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था? आप ये भी देखिए कि अमेरिका से जिस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी इतना हल्ला मचा रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, अगर सरेंडर ही किया होता तो अमेरिका ये सब बदलाव क्यों करता जो उसे आधी रात करना पड़ा। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, और ऐसे बदलाव जो सीधे सीधे भारत के फायदे के। 9 फरवरी को जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी हुआ था उससे जुड़ी फैक्ट शीट को लेकर अमेरिका ने बदलाव किए हैं और इन बदलावों को जारी किया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ट्रेड डील को लेकर जो अपडेट जारी किया है उसमें 3 बड़े बदलाव हैं जो सबके सब भारत के पक्ष में। पहला बदलाव, अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन 45 लाख करोड़ के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कमिटेड है, यानी प्रतिबद्ध है। भारत की सरकार कहती रही कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। अब देखिए कि अब नए बयान में कमिटेड यानी प्रतिबद्धता की जगह इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी भारत का इरादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी भारत ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, इरादा तो हम किसी के साथ कुछ भी करने का रख सकते हैं, खरीदने का रख सकते हैं। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। इससे यह साफ हो गया कि भारत पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि वो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा ही खरीदेगा, और हमने पाठशाला में आपको यह बताया था। लेकिन राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि अरे $500 बिलियन का सामान भारत क्यों खरीदेगा। दूसरी बात, डील को लेकर पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका की कुछ दालों पर टैरिफ को खत्म करेगा या कम करेगा, लेकिन अब कुछ दालों के शब्द को भी अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट से हटा दिया। इसका मतलब यह है कि दाल पर टैरिफ कम करने की बात ऑफिशियल फैक्ट शीट में नहीं रही। यानी अमेरिका या तो झूठ बोल रहा था या गुमराह कर रहा था और उसको पीछे हटना पड़ा क्योंकि भारत अड़ गया कि ये क्या लिखे हो, हटाओ इसको। तीसरा बदलाव, पहले के बयान में यह बात कही गई थी कि भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स को हटा देगा, लेकिन नए बयान में भी इस लाइन को हटा दिया गया। जबकि राहुल गांधी लोकसभा में संसद में यह आरोप लगा रहे थे कि भारत तो डिजिटल टैक्स हटा देगा, लेकिन नए बयान से यह लाइन भी हट गई।
यानी डील पर साइन होने से पहले यह बदलाव किए गए हैं और बहुत संभव है कि डील इन शब्दों पर भारत ने आपत्ति जताई होगी कि फिर कुछ बातें जो तय नहीं थी उसे कैसे डाल दिए जे तुम। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, भारत पीछे नहीं हटा। इसमें सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव दालों को लेकर है, क्योंकि अमेरिका और भारत की डील का ट्रिगर पॉइंट ही यही है कि भारत एग्रीकल्चर के सामने नहीं झुकेगा। दूसरी बात यह है कि भारत अपनी दाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी दाल मंगवाता है, लेकिन उसमें अमेरिका प्रमुख सप्लायर नहीं है। फिर भी सिंबॉलिक तौर पर दाल को शामिल करना रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था, जिसे अमेरिका को सुधारना पड़ा है। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि नरेंद्र मोदी चोक हो गए हैं, एप्स्टीन फाइल है, ये फाइल है, वो फाइल है, तो अमेरिका काहे पीछे हटा, काहे ये सब हटाया? अगर मोदी क्लच में है उनके, तो अमेरिका क्यों पीछे कदम खींच रहा है? उसको क्यों बदलाव करना पड़ रहा है? पर यह बेसिक लॉजिक की बात है जो उधर से आएगी नहीं। राहुल गांधी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अमेरिका भारत में दखल दे रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में है, इसलिए ट्रेड डील की है। लेकिन जब कांग्रेस का जमाना था तब भारत में अमेरिका किस तरह से दखल देता था उसके बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर में इसके बारे में डिटेल में लिखा है। पॉल एम मैगर ने भारत में अमेरिकी राजदूत डेनियल पैट्रिक मोनिहान की किताब का जिक्र किया है और कहा है कि डेनियल पैट्रिक मोनिहान ने 1978 में अपने मेमोयर में अ डेंजरस प्लेस में कंफर्म किया है कि CIA ने 2 बार भारत की राजनीति में दखल दिया। इस किताब में दावा किया गया है कि दोनों ही बार CIA ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को पैसे दिए हैं, जिससे वो केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों को हरा सके। राजदूत डेनियल पैट्रिक एक घटना का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाते हैं कि एक बार तो CIA ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सीधे इंदिरा गांधी को पैसे दे दिए थे। यह इस किताब में लिखा है बॉस। बात इतनी भर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को लेकर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो तो भारत में इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पक्ष में नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत का अपना खुद का इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया में लिखा कि जुलाई 1950 में नेहरू यह जानकर उलझन में थे कि क्या भारत को भौगोलिक रूप से फैले हुए इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और क्या भारत इसे अफोर्ड कर सकता है। नेहरू ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें इंटेलिजेंस सर्विस को बड़े पैमाने पर फैलाने की जरूरत है, यह हमारी क्षमता से बाहर है। अब बीजेपी सब याद दिला रही है कि सरेंडर करना किसको कहते हैं, ये इन किताबों में पढ़िए। आप यह भी देखिए कि 1960 के दशक में भारत का हाल क्या था। उस समय देश पर कांग्रेस की ही सरकार थी और यह वो दौर था जब अमेरिका से आने वाले गेहूं से देश के लोगों का पेट भरा जा रहा था। 1960 के दशक में भारत सूखे से जूझ रहा था। उस समय देश PL 480 डील के तहत अमेरिका पर निर्भर था। इस डील को फूड फॉर पीस कहा जाता था। इसके तहत विकासशील देशों को अमेरिका मदद करता था। PL 480 गेहूं लाल रंग का घटिया गुणवत्ता वाला गेहूं था जो मदद के नाम पर अमेरिका भारत की पब्लिक को दे रहा था। अमेरिका ने उस समय शिप टू माउथ नीति अपनाई थी। हर महीने तय होता था कि अनाज आएगा या नहीं। अमेरिका इस मदद के बदले भारत पर शर्तें ठोक रहा था। अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत को अपने रुपए को डीवैल्यू करना होगा। अगर भारत रुपए का अवमूल्यन नहीं करेगा तो मदद नहीं मिलेगी। 1966 में अमेरिकी मदद के बदले रुपए का अवमूल्यन कराया गया। बांह मरोड़ दी गई भारत की उस समय की सरकार की। यह राहुल गांधी को पता नहीं होगा शायद, या जानते हैं तो बता नहीं रहे। 6 जून 1966 को रुपए में 57.5% का अवमूल्यन हुआ, जिससे $1 की कीमत 4.76 रुपए से बढ़कर सीधे 7.5 रुपए हो गई। देश ने इसे अपमान की तरह लिया, आत्मसमर्पण की तरह महसूस किया। रुपए के अवमूल्यन का विरोध उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने भी किया। के कामराज ने इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के आगे सरेंडर जैसा बताया। वामपंथी दलों ने इंदिरा को वर्ल्ड बैंक की कठपुतली तक कह दिया था। यह है कांग्रेस का सरेंडर वाला इतिहास, जब भारत में अमेरिकी दखल हद से ज्यादा था। CIA से पैसा लेने का आरोप लगता था। अमेरिका के कहने पर रुपये का वैल्यू गिरा दिया जाता था। दुनिया भर की परिस्थिति से रुपये की वैल्यू गिरे तो समझ में आता है, अमेरिका के कहने पर गिरा दिए आप। राहुल गांधी ने आज एप्स्टीन फाइल को लेकर मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी पर सवाल उठाए। हरदीप पुरी ने भी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को पॉइंट वाइज जवाब दे दिया। सुनिए एक बार। 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails,
I am in New York for 8 years. I was invited to join the International Peace Institute. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. आज राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर बोलते हुए बांग्लादेश का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के कपड़ों पर तो अमेरिका ने 0 टैरिफ कर दिया है, इससे तो अमेरिका में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने बांग्लादेश को लेकर आधी अधूरी बात बताई। सच क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ये नहीं बता रहे कि बांग्लादेश ने किस कीमत पर अमेरिका से अपनी टेक्सटाइल के लिए 0 टैरिफ हासिल किया है। भाई, बांग्लादेश ने डील में एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री का मार्केट अमेरिका के लिए खोला है, तब जाके अमेरिका ने यह एहसान किया उस पर। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि हम भी डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री खोल देते क्या? बांग्लादेश की तरह सरेंडर कर देते क्या? दूसरी बात तो यह है कि बांग्लादेश के सारे कपड़े जो अमेरिका में बिकेंगे सब पर 0 टैरिफ नहीं होगा। सिर्फ वही कपड़े जो अमेरिका से खरीदे गए कॉटन से बनेंगे उन पर अमेरिका 0 टैरिफ लगाएगा, बाकी पे 19% का टैरिफ है। दूसरी बात, अमेरिका जो कॉटन बांग्लादेश को बेचता है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। साल 2025 के शुरुआती 7 महीनों में बांग्लादेश ने अपने कुल कॉटन इंपोर्ट का सिर्फ 6% अमेरिका से लिया, जबकि 2024 में यह 11% था, यानी 11 से 6% पर आ गया। और लड़ाई सिर्फ 6% अमेरिकी कॉटन की है, क्योंकि वो जो 6% आ रहा है उसी पे 0% टैरिफ है, बाकी 94% पे थोड़ा ही है। तो उस 6% से क्या तूफानी काम हो जाएगा बांग्लादेश का, और उसने उसके लिए सरेंडर किया सो अलग। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले कॉटन में लॉजिस्टिक और लेंदी शिपमेंट की बड़ी दिक्कत रहती है, वो तो रातों रात नहीं खत्म हो जाएगी, इसीलिए बांग्लादेश वहां से कम कॉटन मंगाता है। अगली बात यह कि बांग्लादेश को अगर इस 0 टैरिफ का फायदा उठाना है तो उसे अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से बदलना होगा। अभी बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए अमेरिका के मुकाबले ब्राजील, चीन और भारत पर ज्यादा निर्भर है। अगर आप बांग्लादेश का कॉटन इंपोर्ट देखें तो यह $2.5 बिलियन सालाना है, और इसमें भारत से 655 यानी करीब 6000 करोड़ रुपए, जो 655 मिलियन डॉलर का कॉटन आता है, आयात होता है, और अमेरिका से सिर्फ $255 मिलियन का। अमेरिका बांग्लादेश को रॉ कॉटन सप्लाई करता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, जबकि भारत और चीन बांग्लादेश को यार्न्स और फैब्रिक सप्लाई करते हैं, जो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का बैकबोन है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बांग्लादेश के कपड़े 63% यूरोप के मार्केट में बिकते हैं। यूरोप बांग्लादेश की प्राइमरी मार्केट है, और इसलिए बांग्लादेश को अगर 0 टैरिफ का फायदा उठाना है तो उसे प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को बदलना होगा, जो इतना आसान नहीं होगा। तो 6% कॉटन जो अमेरिका से आता है उस पर 0% टैरिफ को ऐसा दिखा दिया राहुल गांधी जैसे बाप रे बाप पूरा कॉटन, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री 0% टैरिफ पे चलेगा। यहां यह बात भी समझनी होगी कि अगर देश अपने हिसाब से डील करता है, बांग्लादेश, ब्राजील, भारत चीन से सामान मंगवाता है क्योंकि उसे यह सस्ता पड़ता है, जबकि अमेरिका के सामान मंगवाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि अमेरिका को अपना कॉटन बेचना है, इसलिए उसने बांग्लादेश को एक डील दी कि एक काम करो, 0% टैरिफ कर देंगे, हमसे कॉटन खरीदो। जबकि भारत कॉटन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, हम क्यों ये डील करें? लेकिन लॉजिक पे बात थोड़ी होनी है, देश क्या हासिल कर रहा है इस पे बात थोड़ी होनी है। मोदी ने सरेंडर कर दिया। कुछ भी निबंध किसी पे लिखने आए, मैं तो लिखूंगा कि मोदी ने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। लेकिन देश देखता है, देश पाठशाला देखता है और फैक्ट समझता है, सच्चाई समझता है। पाठशाला में अगली क्लास। बंगाल में बननी शुरू हुई बाबरी मस्जिद। बंगाल के ओवैसी के साथ कितने मुसलमान आए जो ममता की परेशानी बनेंगे? बाबरी पर सीएम योगी के बयान से ऐसी लगी आग, बंगाल के ओवैसी सीधे बाप तक पहुंच गए। यूपी में योगी ने कौन सा पिटारा खोला जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना देगा क्या? अब इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से यूपी से लेकर बंगाल तक बाबरी के नाम पर घमासान मचा हुआ है। बाबरी कयामत तक भी नहीं बनेगी, यह चैलेंज यूपी से सीएम योगी ने दिया। तो उधर बंगाल में बाबरी के लिए ईंटें रखनी शुरू हो गई जो ममता बनर्जी की सियासी जमीन खिसका सकती है। बंगाल में ममता बनर्जी को बंगाल के ओवैसी लगातार चैलेंज दे रहे हैं।
आप देखिए कैसे बाबरी के लिए ईंटों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। उधर बाबरी पर सीएम योगी के बयान से भी ऐसी आग लग गई कि बंगाल के ओवैसी सीधे बाप तक पहुंच गए। यूपी से लेकर बंगाल तक कैसे बाबरी को लेकर राजनीति ने गदर मचा दिया है, आप खुद देखिए। बंगाल में मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद के लिए बुनियाद की ईंट रखी गई। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाबरी वाले बयान से आग लगी पड़ी है। बाबरी पर सीएम योगी के बयान से बंगाल तक खलबली मची है। और वहां क्या हो रहा है आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। इसके अलावा सीएम योगी 2027 की कैसी तैयारी में जुटे हैं, कौन सा पिटारा खोला है जो उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनवा देगा क्या, यह सब बताऊं उससे पहले ट्रेलर देखिए। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। भारत का उनका बाप का एक का नहीं है। लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। देखिए, सबसे पहले बात बंगाल की, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और इस बार ममता बनर्जी चुनाव को लेकर बहुत टेंशन में। वो इतना कंफ्यूजन है कि कभी मंदिर, कभी एसआईआर, कभी सेंट्रल एजेंसियों की बात करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उस पर ममता बनर्जी की टेंशन बंगाल के ओवैसी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक बंगाल में जो मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा ममता बनर्जी के पक्ष में जाता था, उसमें बंगाल के ओवैसी लगातार सेंध लगा रहे हैं। आज बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ने अपने हाथों से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रख दी। बाबरी का काम शुरू करने से पहले बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने करीब 1200 लोगों के साथ कुरान का पाठ भी किया। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराने का ऐलान किया। ऐसे में बाबरी की नींव रखने के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपने मंच पर जगह दी। नींव मतलब नींव तो पहले उस दिन रख दिए थे, अब काम जो शुरू हो रहा है उसकी नींव रख दी है। बंगाल के ओवैसी ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद में यूपी के अयोध्या वाली बाबरी जैसी ही मस्जिद तैयार की जाएगी, जिसका एक मॉडल भी कुछ दिन पहले वो जारी कर चुके हैं। और जिस तरह बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों की भीड़ जुट रही है, लोग भाई देख रहे हैं, ईंटा उठा उठा के ला रहे हैं कि इसी से बनाओ मस्जिद, उसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में अपना मुस्लिम वोट बैंक दफन होता देख रही होंगी। बाबरी मस्जिद का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंचने लगा है और इसके लिए बंगाल के ओवैसी यात्रा भी निकालने वाले हैं। बाबरी मस्जिद की तस्वीर वाली टी शर्ट बांट रहे हैं, देख रहे हैं, टी शर्ट में फोटो छप गया है। मुर्शिदाबाद में जिस जगह बाबरी का काम शुरू हुआ है, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कयामत वाली बात कही तो बंगाल के ओवैसी कैसे बाप तक चले गए। हमारे पीछे हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी जमीन की है जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका है। आज यानी कि 11 तारीख से औपचारिक तौर पे यहां पर काम शुरू किया गया और जिस तरह से हम देख रहे हैं, तमाम जेसीबी मशीन से लेकर एक्सकवेटर यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक फोटो भी रिलीज की गई है हुमायूं कबीर की तरफ से और उसी ढांचे पर जो है बाबरी मस्जिद का पूरा डिजाइन और बनाया जाएगा। यहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यानी बाबरी मस्जिद बनाने का काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है। आप ये भी देखिए कि मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के लिए बंगाल के ओवैसी के समर्थन में भीड़ जुट रही है। मस्जिद के लिए आ रहा करोड़ों का चंदा और इधर बीपी बढ़ रहा है टीएमसी का। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट का किला गिराया था। अब बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर इसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी को हराकर बंगाल का किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम है। हालांकि ममता बनर्जी का खुद का अनुमान है कि बंगाल में अब मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का करीब 32% हो चुकी होगी। बंगाल की कुल 130 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर्स का सबसे अधिक प्रभाव है, जबकि 130 में से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। अगर बंगाल के ओवैसी का बाबरी वाला मुद्दा काम कर गया तो फिर ममता बनर्जी का खेल बिगड़ सकता है। इसलिए टीएमसी ये तस्वीरें देखकर हड़बड़ाई हुई है। बंगाल में बाबरी के मुद्दे पर कैसे राजनीति में आग लगी है, आप नेताओं के बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इलेक्शन के पहले भाजपा यहां पर थोड़ा ये जो है ये पॉलिटिक्स में वो
थोड़ा 2-3 बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहे हैं। इसका ये सब पुतला है। इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है, ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। जो ममता जी चाह रही वही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है, ये सस्पेंशन तक नाटक है। बंगाल के ओवैसी जिस तरह अपनी बाबरी से ममता बनर्जी को टेंशन दे रहे, उसी बाबरी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यूपी से बंगाल तक तहलका मचा हुआ है। सुनिए योगी ने जो कहा था, उस पर बंगाल के ओवैसी कैसे बाप तक चले गए। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। भारत का उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। यानी बंगाल में चैलेंज दिया जा रहा है योगी को कि कोई रोक नहीं सकता बाबरी बनने से। लेकिन योगी का अगला चैलेंज तो 2027 का यूपी चुनाव है, और योगी ने अपना आज पिटारा खोलकर 2027 की धमाकेदार तैयारी शुरू कर दी। आज यूपी का बजट पेश हुआ, जो सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का एक तरह से आखिरी बजट, क्योंकि इसके बाद अब 2027 में तो चुनाव ही हो जाएगा। सीएम योगी ने यूपी को जिस तरह से 9 साल में देश की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा दिया, उसकी बड़ी चर्चा है। योगी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान आपको बताता हूं। 34,000 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने का ऐलान, जो गोरखपुर को डायरेक्ट सहारनपुर से जोड़ देगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी में 7 नए स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। कौशल विकास ट्रेनिंग देकर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया गया है। 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे। पशुपालकों के लिए छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर में विकास के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरों में काम करने वाले कामगारों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे, जिनमें रहने का भी इंतजाम होगा। तो बहुत बड़ा बजट है, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जितना तो पाकिस्तान का बजट नहीं होता, उससे भी ज्यादा है। तो अपने कार्यकाल के 10वें बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है, और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये विदाई बजट है, और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। खैर, ये विदाई बजट है या अगली बार फिर सरकार बनाने का मौका देगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया पाठशाला में अगला चैप्टर खोलने का। सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा के बाद रणवीर सिंह को धमकी। लॉरेंस बिश्नोई सबके पीछे पड़ा क्यों है? बॉलीवुड के धुरंधर को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर का खुला चैलेंज। पुलिस की जांच में क्या खुलासा हुआ, अब इसके बारे में बताता हूं। मुंबई में जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को धमकियां मिल रही हैं, फिरौती के लिए कॉल और मैसेज आ रहे हैं, घरों पर फायरिंग हो जा रही है, उसके बाद लोग कहने लगे हैं कि क्या मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है? 90 के दशक वाला दौर तो नहीं लौट रहा, क्योंकि आप देखिए कि सलमान खान, कपिल शर्मा और रोहित शेट्टी के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी मिली। इस बार भी धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। रणवीर सिंह से फिरौती की मांग की गई और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी मिली। लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड स्टार्स के बीच डर का ऐसा माहौल बना दिया कि पुलिस भी अब इनको सिक्योरिटी दे रही है। बताया जा रहा है कि कई बॉलीवुड स्टार्स तो धमकी मिलने के बाद पुलिस तक पहुंच ही नहीं रहे। हालांकि रणवीर सिंह को धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस धमकी देने वालों को खोजेगी भी और ठोकेगी भी।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस कदर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का खौफ है, आपको आज वो भी बताऊंगा। धुरंधर फिल्म के बाद रणवीर सिंह बॉलीवुड में छाए हुए हैं, हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। अब धुरंधर फिल्म का सीक्वल धुरंधर द रिवेंज भी अगले महीने आ रहा है, लेकिन इसी बीच रणवीर सिंह के साथ वो हुआ जो उनके लिए भी थोड़ा शॉकिंग रहा होगा। उनको धमकी मिल गई। चारों तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। अब मुंबई पुलिस भी अब 24 घंटे उनके घर की निगरानी कर रही है। मुंबई की इस ब्यू मॉन्डे सोसाइटी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रहते हैं। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह अचानक हथियारबंद सिक्योरिटी के साथ चलने लगे हैं। ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से सोसाइटी के लोगों को परेशानी होने लगी है। ऐसे में जब लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने रणवीर सिंह से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में रणवीर सिंह ने धमकी के बारे में पुलिस को बताया। उन्होंने बताया कि धमकी भरा वॉइस नोट और व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जिसमें 3 से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया था। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने सबसे पहले रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी। अभी जांच की जा रही कि यह मैसेज कहां से आया था और किसने भेजा था। अभी ना तो रणवीर सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, ना ही पुलिस ने कोई खुलासा किया है, लेकिन इस थ्रेट मैसेज का कनेक्शन धुरंधर फिल्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है। धुरंधर फिल्म का भारत में कलेक्शन 900 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 1400 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। अब रणवीर सिंह के करियर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इससे। कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 तो इससे भी बड़ी हिट होगी। तो कहा जा रहा है कि धुरंधर की इसी मोटी कमाई के बाद क्राइम सिंडिकेट्स की नजर पर रणवीर सिंह आ गए। रणवीर सिंह को धमकी ऐसे वक्त में मिली है जब मुंबई पुलिस रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में ऑलरेडी जांच कर रही है और अब मुंबई पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पहले ही भनक लग गई थी कि बड़े बॉलीवुड स्टार्स को धमकियां मिल रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 हस्तियां हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 बॉलीवुड हस्तियों को वसूली के लिए धमकाने के कॉल आए हैं। वसूली के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा शुभम लोनकर सेलिब्रिटीज को धमका रहा है। बिश्नोई गैंग का गुर्गा शुभम लोनकर कौन है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग का खौफ इस कदर है कि महाराष्ट्र के सीएम को सामने आना पड़ा। सीएम देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में किसी गैंग को पैर पसारने नहीं देंगे। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान के साथ काला हिरण केस उसी वक्त से 36 का आंकड़ा दोनों का रहा है। लॉरेंस ने कई बार सलमान खान को धमकियां दी। अप्रैल 2025 में सलमान के घर पर फायरिंग भी करवाई, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के एक और करीबी रिश्तेदार को धमकी दी। बताया जा रहा है कि सलमान खान के रिश्तेदार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ईमेल भेजा गया है, जिसमें धमकी देने के साथ करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। सलमान के परिवार ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। नाम का तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि यह शख्स खुद भी बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर काम करता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उस पर आरोप लग रहा है कि वो एक के बाद एक बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।